तो दोस्तों, मेरा नाम संदीप मील है और मैं आपको मंटो की पहचान कहानी सुना रहा हूँ। एक निहायत ही थर्ड क्लास होटल में देसी विस्की की बोतल खत्म करने के बाद ये तय हुआ कि बाहर घुमा जाए और एक ऐसी औरत की तलाश की जाए जो होटल और विस्की के पैदा करदा तकद्दुर को दूर कर सके। कोई ऐसी औरत ढूंढी जाए जो होटल की कसाफत के मुकाबले में नफासत पसंद और बदजायका विस्की के मुकाबले में लजीज हो। फक ने होटल की गलीज फजा से बाहर निकलते ही मुझसे और मसूद से कहा, कोई दानेदार औरत हो, अच्छे गवैये के गले की तरह उसमें बड़े बड़े दाने हों, खुदा की कसम तबीयत साफ हो जाए। विस्की दानों से बिल्कुल खाली थी, सोडा भी बिल्कुल बेजान था। गालिबन इसी वजह से फक दानेदार औरत का कायल हो रहा था। हम तीनों औरत चाहते थे। फक थानेदार औरत चाहता था। मुझे ऐसी औरत मतलब थी जो बड़े सलीके से वाहियात बातें करे, और मसूद को ऐसी औरत की जरूरत थी जिसमें बनियापन न हो, जो अपने दाम के रुपये लेकर ट्रक में या जहां उसका जी चाहे रखे और कुछ अरसे के लिए भूल जाए कि उसने कोई सौदा किया है। उस बाजार का रास्ता हम जानते थे जहां औरतें मिल सकती हैं, काली, नीली, पीली, लाल और जामुनी रंग की औरतें। पेड़ों की तरह उनके मकान एक कतार में दूर तक दौड़ते चले गए हैं। ये रंग बिरंगी औरतें पके हुए फलों की मानिंद लटकती रहती हैं। आप नीचे से ढेले मारकर उन्हें गिरा सकते हैं। हमें ये औरतें मकबूल नहीं थी। दरअसल हम अपने आप को धोखा देना चाहते थे। हम ऐसी औरत या औरतें चाहते थे जो उर्फे आम में प्राइवेट हो, यानी जो मंडी के हुजूम में से दूर शरीफ मोहल्लों में अपना कारोबार चला रही। हम तीनों में फक सबसे ज्यादा तजुर्बेकार था, कुव्वते इरादे भी उसमें हम सबसे ज्यादा थी। एक तांगा जब हमारे पास से गुजरा तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोका और बगैर किसी झिझक के मानेखेज लहजे में तांगे वाले से कहा, हम सैर करना चाहते हैं, चलोगे? तांगे वाले ने, जो संजीदा और मतीम आदमी मालूम होता था, हम तीनों की तरफ बारी बारी देखा। मैं झेप गया। खामोशी ही खामोशी में वह हमसे कह गया था, तुम नौजवानों को शराब पीकर ये क्या हो जाता है? फक ने दोबारा तांगे वाले से कहा, हम सैर करना चाहते हैं, चलोगे? फिर फौरन ही उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपना मतलब और ज्यादा वाज़ेह कर दिया, कोई माल वाल है तुम्हारी निगाह में? मसूद और मैं, हम दोनों एक तरफ खिसक गए थे। मसूद ने घबराकर मुझसे कहा, यह फक कैसा आदमी है, इसे कुछ समझाओ। मसूद से मैं कुछ कहने ही वाला था तो फक ने हम दोनों को आवाज दी, आओ भाई आओ, बैठो तांगे में। हम तीनों तांगे में बैठ गए। मुझे अगली निशस्त पर जगह मिली। दिसंबर के आखिरी दिन थे, रात के 8 बज चुके थे। विस्की पीने के बावजूद हमें सर्दी महसूस हो रही थी। मैं अगली निशस्त पर बैठा था और तीनों में सबसे कमजोर था, इसलिए मेरे कान सुन हो रहे थे। जब तांगा डफरिन ब्रिज के नीचे उतरा तो मैंने मफलर निकालकर कानों और सिर पर लपेट लिया और कोट का कॉलर भी ऊंचा कर लिया। सांस घोड़े के नथुनों से भाप बनकर निकल रहा था। हम तीनों खामोश थे। तांगे वाला मोटे और खुरदरे कंबल में लिपटा खामोशी से तांगा चला रहा था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। संजीदगी उसके चेहरे पर ठिठुर सी रही थी, जो मुझे बहुत बड़ी मालूम हुई। मैंने फक से कहा, फक ये आदमी कैसा है? कोई बात ही नहीं करता, ऐसा मालूम होता है कस्ट्राइल पीकर बैठा है। तांगे वाला मेरे इस रिमार्क पर भी खामोश रहा। फक ने कहा, ज्यादा बातें करने वाले ठीक नहीं होते, हमारा मतलब समझ गया, जहां अच्छी चीज होगी वहीं ले चलेगा। मसूद जो सिगरेट सुलगा रहा था एकदम बोला, वल्लाह औरतें कितनी अच्छी चीज है, औरत औरत कम से ज्यादा है। मैंने मसूद की बात को जरा और खूबसूरत बनाकर कहा, मसूद चीज नहीं चीजी। मसूद की शायर था, बस फड़क उठा, वल्लाह क्या बात पैदा की है,
चीज नहीं चीजी। मियाँ तांगे वाले, चीज और चीजी में जो फर्क है उसका ध्यान रखना। तांगे वाला खामोश रहा। मैंने और गौर से उसकी तरफ देखा। मजबूत जिस्म का आदमी था, उम्र 35 बरस के लगभग होगी। पतली पतली मूछें थी जिनके बाल नीचे को झुके हुए थे। सर्दी के बायस उसने कंबल का ठाटा सा बना रखा था, इसलिए उसका पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर फक से पूछा, कहाँ ले जा रहा है ये हमें? फक ने ज्यादा सोच विचार का आदि नहीं था, जवाब दिया, इतने बेताब क्यों होते हो? अभी थोड़ी देर के बाद चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। मसूद ने फक से कहा, तुम्हें कोई बात हुई है इसकी? फक ने जवाब दिया, रोशन आरा रोड पर कुछ मेमे रहती हैं, कहता है हमारे काम की है। मेमों का जिक्र सुनकर मसूद को अपने एक दोस्त की नज्म याद आ गई। नज्म का हवाला देकर उसने कहा, तो चलो आज लगे हाथों अरबाबे वतन की बेबसी का इंतकाम भी ले लिया जाए। वल्लाह ऐसा मालूम होता है कि हमारा तांगे वाला साहिब ज़ौक है, वह नज्म जरूर पढ़ी होगी इसने। इसके बाद देर तक मेमो के मुतालिक गुफ्तगू होती रही। मैं और मसूद मेमो के बिल्कुल कायल न थे, लेकिन फक तो औरतों की एक किस्म उसे बहुत पसंद थी। उसका इल्म साइंटिफिक होता है। उनके मुकाबले में मशरिकी औरतों को रखिए तो वही फर्क नजर आएगा जो हमारी रेवड़ी और इनकी टॉफी में है। दरअसल बात यह है कि मेमो का पैकिंग बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा, फक मुमकिन है तुम्हारा नजरिया दुरुस्त हो, मगर मेरे भाई मैं ऐसे नाजुक मौकों पर जबान की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने दफ्तर में बड़े साहब के साथ अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यहाँ दिल्ली में रहते हुए इस तांगे वाले से उर्दू में बातचीत करना गवारा कर सकता हूँ, मगर उस नाजुक मौके पर मैं अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं कर सकता। मेरी पतलून अंग्रेजी, मेरी टाई अंग्रेजी, मेरा जूता अंग्रेजी, ये सब चीजें अंग्रेजी हो सकती हैं, मगर बाखुदा वह चीज मुझे अंग्रेजी में नहीं हो सकती। फक मेमो के बारे में अपना नजरिया भूल गया और हंसने लगा। मसूद शायद अभी तक अपने दोस्तों की लिखी हुई नज्म पर गौर कर रहा था, जिसमें शायर ने एक फिरंगी औरत के होठ चूमकर अरबाबे वतन की बेबसी का इंतकाम लिया था। दफतन चौंक कर उसने कहा, क्यों भाई, ये तांगा कब तक चलता रहेगा? तांगे वाले ने एकदम बांगे खींचकर तांगा ठहरा दिया और फक से कहा, वह जगह आ गई साहब, आप अकेला चलिएगा या? हम तीनों तांगों वाले के पीछे पीछे हो लिए। हमें वह एक नीम रोशनी की गली में ले गया। ये गली दिल्ली की आम गलियों से कुछ मुख्तलिफ थी कि बहुत चौड़ी थी। दाएं हाथ को एक मंजिला मकान था जिसकी खिड़कियों और दरवाजों पर चिंके लगी हुई थी। एक दरवाजे की चिक उठाकर तांगे वाला अंदर दाखिल हो गया। फिर चंद लम्हात के बाद वह बाहर आया और हमें अंदर ले गया। कमरे में घूप दे रहा था। मैंने जब कहा, भाई हम कहीं औंधे मुंह न गिर पड़े, तो दूसरे किसी कमरे से औरत की भद्दी सी आवाज आई, लालटन तो ले गया होता तुम। थोड़ी सी देर के बाद तांगे वाला एक अंधी सी लालटन लेकर नमूदार हुआ, चलिए अंदर तशरीफ ले चलिए। हम तीनों अंदर तशरीफ ले गए। हमें दो काली भुजंगी इंतहाई बदसूरत औरतें नजर आई जिन्होंने फ्रॉक पहन रखे थे। ये मेमे थी। मैंने बमुश्किल अपनी हंसी रोककर फक से कहा, क्या लजीज टॉफियां हैं। मेरी बात सुनकर उन मोमों में से एक, जिसका शाह चेहरा सुर्खी थूपी होने के बायस ज्यादा पकी हुई ईंट की सी रंगत अख्तियार कर गया था, हंसी। मैं भी हंस दिया और मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या नाम है आपका? उसने कहा, लूसी। मसूद ने आगे बढ़कर दूसरी से पूछा, और आपका? उसने जवाब दिया, मेरी। हक थोड़ा आगे बढ़ा, क्यों साहब, आप क्या काम करती हैं? दोनों लज्जा गई। एक ने अदा से कहा, कैसा बात करता है तुम? दूसरी ने कहा, चलो जल्दी करो, रहना मांगता है या नहीं? हमें रोटी पकाना है। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ गीले आटे से भरे हुए थे और वह हाथ मल रही थी। उसके मलते हुए हाथों में से कच्चे फर्श पर मरोड़ियां गिर रही थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अनाज रो रहा है, मरोड़ियां अनाज के आंसू हैं। तांगे वाला हमें कतई तौर पर गलत जगह ले आया था। हम तीनों के तीनों उस मकान में पहुंचकर सख्त परेशान हो गए।
मगर हम अपनी परेशानी उन दोनों औरतों पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। हमें सख्त नाउम्मीदी हुई थी। अगर हम उनसे साफ लफ्जों में कह देते कि वह हमारे मतलब की नहीं है तो जरूर उनके जज्बात को ठेस पहुंचती। औरत जिनके हाथ आटे में लिथड़े हों जज्बात से आरी नहीं हो सकती। मैंने उन दोनों औरतों की तारीफ की। फक ने भी मेरा साथ दिया। फिर हम तीनों बहुत जल्द वापस आने का वादा करके वहां से निकल आए। टांगे वाला हमारा मतलब समझ गया था। उसे चंद लम्हात के लिए वहां ठहरना पड़ा। जब वह बाहर निकला तो फक ने उससे कहा, तुम इन्हें मैम कहते हो? टांगे वाला ने बड़ी मतानत के साथ जवाब दिया, सब लोग यही कहते हैं साहब। लोग झक मारते हैं। मैंने सोचा कि तुम मेरा मतलब समझ गए होंगे। अब खुदा के लिए किसी ऐसी जगह ले चलो जहां चंद घड़ियां हम अपना दिल बहला सकें। मसूद ने हम तीनों का इज्तिमाई मकसद और ज्यादा वाज़ेह करने की कोशिश की। देखो, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हम कुछ देर बैठ सकें। हमें ऐसी औरत के पास ले चलो जो बातें करने का सलीका रखती हो। भाई, हम कोरे नहीं हैं, किसी फौज के सिपाही नहीं हैं। हम तीन शरीफ आदमी हैं जिन्हें औरत से बातचीत किए बरसों गुजर चुके हैं, समझे? धागे वाले ने इस बात में सिर हिला दिया। तो चलिए बैठिए, आपको सदर बाजार ले चलता हूँ। फख्र ने पूछा, वहां कौन है? धागे वाले ने घोड़े की बागें थाम कर जवाब दिया, एक पंजाबन है, बहुत लोग आते हैं उसके पास। तांगे ने पंजाबन के घर का रुख अख्तियार कर लिया। रास्ते में उन दो मेमों का जिक्र छिड़ गया। हम में से हर एक को वहां जाने का अफसोस था। हम तो उनसे नाउम्मीद हुए ही थे। शायद हमसे कहीं ज्यादा वह नाउम्मीद हुई थी। मैंने उनको कुछ रुपए दे दिए होते, मगर ये भीख होती, उनकी तजलील होती। फक ने हमारी इस गुफ्तगू में ज्यादा हिस्सा न लिया। वह चाहता था कि उनका जिक्र न किया जाए, लेकिन जब तक तांगा पंजाबन के घर तक न पहुंचा, न चाहने के बावजूद उनका जिक्र होता रहा। तांगा एक फ्राक बाजार में फुटपाथ के पास रुका। तबेले के साथ वाला मकान उस पंजाबन का था। तांगे वाले के पीछे पीछे हम तीनों ने उधर का रुख किया। जीना तय करके हम ऊपर पहुंचे। सामने पाखाना था। दरवाजे से बेनियाज उसके साथ पुराने वज का मुगलई कमरा था। हम चारों उस कमरे में दाखिल हुए। कमरे के आखिरी सिरे पे चार आदमी फ्लैश खेलने में मसरूफ थे, जो हमारी आमद से गाफिल रहे। अलबत्ता एक औरत जो उनके पास खड़ी थी और उनमें से एक के पत्तों में दिलचस्पी ले रही थी, आहट पाकर हमारी तरफ आई। यहाँ भी कमरे में एक लालटेन जल रही थी जो फ्लैश खेलने वालों के घेरे में थी। रोशनी मध्यम थी। जब वह औरत फक के करीब पहुंची तो अपने कूल्हे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तो मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र कम अज कम 35 बरस थी। छातियां बड़ी बड़ी थी, जो उसने बड़े ही बेहुदा और फहश अंदाज से ऊपर को उठा रखी थी। तंग माथे पर नीले रंग का चांद खुदा हुआ था। जब वह मसूद की तरफ देखकर मुस्कुराई तो मुझे उसके सामने के दांतों में सोने की कीलें नजर आई। उसने फक को आंख मारी और पूछा, कहो क्या बात है? फक ने बच्चे की तरह कहा, आपका नाम? उसने फिर अपने कुल्ले पर हाथ रखे जरा फैली। हम तीनों को बारी बारी देखा और कहा, गुलजार। फक ने फौरन ही माजिरत की, माफ कीजिए, हम गुलाब के यहाँ आए थे, गलती से इधर चले आए। वह जरा आगे बढ़ी, फक के हाथ से सिगरेट छीना, कस लगाया और फ्लैश खेलने वालों के पास चलेगी जो अभी तक हमारी आमद से गाफिल थे। बड़ी खौफनाक औरत थी। उसका मुंह कुछ इस अंदाज से खुलता था जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन का खुलता है। तांगे में बैठते ही हम तीनों ने तांगे वाले को फिर अपना मतलब समझाया कि हम किस किस्म की औरत चाहते हैं। उसने हम तीनों का लेक्चर सुना और कहा, आप थोड़े लफ्जों में मुझे बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने तंग आकर फक से कहा, भाई तुम ही इसे उन थोड़े से लफ्जों में समझाओ जो तुम्हारे पास बाकी रह गए हैं। फक ने उसे समझाया, देखो, हमें किसी लड़की के पास ले चलो, ऐसी औरत के पास जो 16-17 बरस की हो, इससे ज्यादा की हरगिज ना हो, समझे? तांगे वाले ने कंबल की बुक्कल मारकर बांगे थामे और कहा,
आपने पहले ही कह दिया होता। चलिए अब आपको ठीक जगह पर ले चलता हूँ। आधे घंटे के बाद वह ठीक जगह भी आ गई। खुदा मालूम कौन सा बाजार था। एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक बैठक सी थी, जिसके दरवाजे पर मोटा और मैला टाट लटक रहा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो सामने आंगन में एक देहाती बुढ़िया चूल्हा झोंक रही थी। मिट्टी के कुंडे में गूंथा हुआ आटा पास ही पड़ा था। धुआं इस कदर था कि अंदर दाखिल होते ही हमारी आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया ने चूल्हे में लकड़ियां झाड़कर हमारी तरफ देखा और तांगे वाले से देहाती लहजे में कहा, इन्हें अंदर ले जाओ। तांगे वाले ने दियासलाई जलाकर हमें अंधेरे कमरे में दाखिल किया और कीले से लटकी हुई लालटेन को रोशन करके बाहर चला गया। मैंने कमरे का जायजा लिया। कोने में एक बहुत बड़ा सा पलंग था, जिसके पाए रंगीन थे। पलंग पर मैली सी चादर बिछी हुई थी, तकिया भी पड़ा था जिस पर सुर्ख रंग के फूल कढ़े हुए थे। पलंग के साथ वाली दीवार की कार्निस पर सरसों के तेल की एक मैली बोतल और लकड़ी की कंघी पड़ी थी। लकड़ी की कंघी में सिर का मैल और बालों का एक गुच्छा फंसा हुआ था। पलंग के नीचे एक टूटा हुआ ट्रंक था। ट्रंक पर एक काली गाबी रखी हुई थी। मसूद और फख दोनों पलंग पर बैठ के मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद एक पस्त कदर लड़की अपने से दुगना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश करती हुई अंदर दाखिल हुई। फख और मसूद दोनों उठ खड़े हुए। जब वो लड़की लालटेन की रोशनी में आई तो मैंने उसे देखा। उसकी उम्र बमुश्किल 14 बरस के करीब होगी। उसकी छातियां आड़ू के बराबर थीं, मगर उसके चेहरे से मालूम होता था कि वह अपने जिस्म को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत आगे, जहां शायद उसकी माँ भी न पहुंच सकी हो। उसकी माँ, जो शायद बाहर आंगन में चूल्हा झोंक रही थी, उसके नथुने फड़क रहे थे और वह इस अंदाज से अपना एक हाथ हिला रही थी जैसे वह अभी मक्कार दुकानदार की तरह डंडी मारेगी और पूरा तोल नहीं तोलेगी। हम तीनों उसको हैरत भरी नजरों से देखते रहे। फक शर्म महसूस कर रहा था और मसूद की सारी शायरी सिमट कर शायद उसके नाखूनों में आ गई थी। वो बुरी तरह अपने नाखून दांतों से काट रहा था। मैंने एक बार फिर उस लड़की की तरफ गौर से देखा। जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया हो। वह टिकनी सी लड़की थी जो एक बहुत बड़ा मेला दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका रंग गहरा सांवला था। उसके बदन की साकत से मालूम होता था कि वह बड़ी तेज चलती हुई गाड़ी थी जो अब एकदम रुक गई है। पहियों में बुरी तरह ब्रेक लगे हुए हैं और वहीं खड़े खड़े धूप और बारिश में उसका रंग रोगन उड़ गया है। उस उम्र में भद्दी से भद्दी लड़की के जिस्म में भी वह जो एक किस्म की शौक जाज़बियत होती है, वह उसमें बिल्कुल नहीं थी। कपड़ों के बावजूद वह नंगी दिखाई देती थी, बहुत ही बेहुदा और नावाजिब तरीके पर नंगी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा कतई तौर पर गैर निस्वानी था। मैं बहुत कुछ कहने ही वाला था कि उस लड़की के अकब से एक बूढ़ा नमूदार हुआ, बिल्कुल सफेद दाढ़ी। उसका सिर ज़ौक़ के बायस हिल रहा था। लड़की ने देहाती जबान में बूढ़े से कुछ कहा तो मैंने नतीजा निकाला कि वह बूढ़ा उस लड़की का नाना है। हम तीनों सही मानों में उठ भागे। नीचे बाजार में पहुंचे तो हमारा तकद्दुर कुछ दूर हुआ। लड़की और बूढ़े को देखकर हमारे जमालियाती ज़ौक़ को बहुत ही शदीद सदमा पहुंचा था। देर तक हम चुपचाप रहे। फक टहलता रहा। मसूद एक कोने में बैठ गया। मैं और कोट की जेबों में हाथ डाले आसमान की तरफ देखता रहा। आसमान पर नामुकम्मल चांद बिल्कुल उस जर्द बेसवा लोंडिया की तरह जिसके जिस्म का निचला हिस्सा कतई तौर पर गैर निस्वानी था, बादल को एक बहुत बड़े टुकड़े का दुपट्टा उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके जरा कुछ दूर बादलों का एक छोटा सा सफेद टुकड़ा उस लड़की के नाना के ज़ईफ सिर की तरह लरज रहा था। मेरे बदन पर झुरझुरी तारी हो गई। हम गालिबन 10-12 मिनट तक बाजार में गुमसुम से रहे। फिर तांगे वाला नीचे आया। फक के पास जाकर उसने कहा, आपने 8 बजे तांगा लिया था, 11 बजे हैं, 3 घंटों के पैसे दे दीजिए। फक ने कुछ कहे बगैर उसको 2 रुपए दे दिए। रुपए लेकर वह मुस्कुराया, साहब आपको कुछ पहचान नहीं? ऐसी करारी लौंडिया तो शहर भर में नहीं मिलेगी आपको। खैर आपको इख्तियार है, तांगे में बैठिए, मैं अभी आया। तांगे वाले को फिर ऊपर जान की जहमत न उठानी पड़ी कि वह सफेद रीछ बुढ़ा उसके पीछे पीछे चला आया था और मोरी के पास खड़ा हुआ अपना ज़ईफ
सिर हिला रहा था। बुढ़े को 2 रुपए देने के बाद जब तांगे वाले ने बांगे थामी तो उसकी संजीदगी गायब हो चुकी थी। चल बेटा कहकर उसने अपनी भद्दी मगर मसरत भरी आवाज में गाना शुरू कर दिया। सावन के नजारे हैं लल्ला लल्ला। धन्यवाद।